जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। जब ये सच्ची घटना सुनोगे तो उसके बाद में आपको ज़रूर ऐसा महसूस होगा कि यदि हमारे किस्मत में दुख लिखा हुआ है तो हमें सुख कोई नहीं दे सकता, और यदि हमारी किस्मत में सुख लिखा हुआ है तो दुख कोई नहीं दे सकता। आपकी किस्मत में दुख लिखा हुआ है, आप जहां जहां जाओगे केवल आपको दुख मिलेगा, और यदि आपकी किस्मत में सुख लिखा हुआ है, आप जहां जहां जाओगे आपको केवल सुख मिलेगा। ये मैं सच्ची घटना जब सुनाऊंगा तो आपको रियल में ऐसा महसूस होगा। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ एक मासूम लड़की की के साथ जो अत्याचार हुआ था, उसकी पूरी की पूरी घटना। जब वो मासूम 13 साल की होती है तभी किसी बीमारी की वजह से उसकी मम्मी की मौत हो जाती है। 16 साल की उम्र में उसके पिता उसकी शादी कर देते हैं। जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल में उसके सास ससुर और उसके पति के द्वारा उसे रोजाना प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है। ससुराल से तंग आकर वो मासूम अपने मायके आ जाती है। मायके में उसके पिता के द्वारा भी उसको प्रताड़ित किया जाता है। जब वो हेल्प लेने के लिए समाज में आ जाती है, गांव में आ जाती है, शहर में आ जाती है, तो वो जहां जहां जाती है उसकी कोई सहायता नहीं करता, बल्कि उसे हर कोई प्रताड़ित करता है, हर कोई उस मासूम का शोषण करता है। जब वो 13 साल की थी तब 6 महीने के अंदर उस मासूम के साथ कुल 400 बार रेप कर दिया जाता है। जब वो 23 साल की थी तब उस मासूम के साथ 6 महीने में टोटल 400 बार रेप किया जाता है। अब मैं इस सच्ची घटना को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सुनाने वाला हूँ। मैं ये जो घटनाएं सुनाता हूँ इनका उद्देश्य यही है कि आपको मैं सतर्क करूँ, आपको मैं सावधान करूँ, समाज में फैली हुई गंदगी के बारे में बताऊँ। आपको दुखी करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो अब मैं इस घटना की शुरुआत करता हूँ। ये घटना है महाराष्ट्र के बिडकी गांव की। महाराष्ट्र में एक छोटा सा क्षेत्र है बिडकी, जहाँ पर एक परिवार था। उस परिवार में एक मम्मी थी, एक पापा थे और एक 13 साल की बच्ची थी। जब वो बच्ची 13 साल की थी तभी ही किसी बीमारी की वजह से उसकी मम्मी की मौत हो जाती है। अब घर में केवल 2 कैंडिडेट बचते हैं, एक पिता और एक 13 साल की बच्ची। पिता अपने काम के लिए सुबह जल्दी निकल जाते हैं, शाम को बहुत लेट घर पर आते हैं। पूरे दिन भर वो केवल मासूम अकेली रहती थी। उसको अकेली, बिल्कुल अकेलापन रेगुलर बहुत ज़्यादा सताता था, और वो अकेली रहकर बहुत ज़्यादा दुखी होती थी। ना तो उसके कोई दोस्त थे, ना उसके कोई भाई था, ना कोई बहन थी, ना कोई दादा था, ना कोई दादी थी। तो वो अकेली अकेली रोजाना बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। बिल्कुल अकेली रूम के अंदर अकेली लेटी रहती थी। बिल्कुल जो पहले हंसती रहती थी वो चुपचाप उदास से रहने लग गई थी। पापा को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि हमारी बेटी है जो अकेली रहकर बहुत ज़्यादा दुखी है, तो क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। जब वो मासूम 16 साल की हुई तो उस मासूम की शादी कर दी जाती है। हर एक पिता की तरह वो पिता भी अपनी मासूम की शादी बहुत ही धूमधाम और बहुत ही गजब तरीके से करता है। जैसे हर एक पापा अपनी बेटी की शादी बहुत ही शान शौकात के साथ करता है, बहुत ही धूम धमाके के साथ करता है, बिल्कुल उसी तरीके से वो पापा भी अपनी 16 साल की मासूम की शादी बहुत ही धूम धमाके से और शान शौकात के साथ करता है। वो वर पक्ष के द्वारा जो भी दहेज की डिमांड की जाती है उनकी हर एक दहेज की डिमांड पूरा करता है, ताकि उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा सुखी रह सके, उसकी बेटी को किसी तरीके का कोई दुख ना मिले। इसलिए वो अपनी बेटी की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में करता है, और वर पक्ष की जो भी डिमांड होती है दहेज को लेकर वो सारी की सारी उनकी डिमांड पूरी करता है। उस 16 साल की मासूम की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद में वो अपने ससुराल चली जाती है। जब ससुराल जाती है तो ससुराल में जाने के बाद में उसके सास और उसके ससुर के द्वारा उस मासूम को रेगुलर प्रताड़ित करना शुरू हो जाता है। उसके सास ससुर उस मासूम को रोजाना प्रताड़ित करते हैं। धीरे धीरे हालात ये आ गए कि सास ससुर रोजाना उस मासूम के साथ मारपीट करना भी शुरू कर देते हैं। रोजाना कभी सास पीटती है, कभी ससुर पीटता है। इन बातों से तंग आकर जब वो अपने सास और ससुर के द्वारा जो उस मासूम के साथ अत्याचार किए जा रहे थे, इन बातों को जब वो अपने पति को बताती है तो पति भी उसकी सहायता नहीं करता, बल्कि वो भी उस मासूम के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। हालात ये हो गए कि उस 16 साल की मासूम के साथ
कभी सास पीटती, कभी ससुर पीटता, कभी उसका पति पीटता। और कई बार तो हालात ये भी हो जाते कि सास, ससुर और पति तीनों मिलकर एक साथ पीटते। ऐसा 5-6 महीने तक लगातार चलता रहा। उसको बेचारी को कभी सास पीटती, कभी ससुर पीटता, कभी पति पीटता, कभी तीनों मिलकर पीटते। उसको बहुत ज़्यादा दुखी करती है। आखिरकार तंग आकर उस मासूम ने सोच लिया कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके, अपने पिता के पास चली जाती हूँ, वहां पर मैं अकेली रह लूंगी, लेकिन इस मारपीट से तो मैं बचूंगी। इस आस से वो अपने मायके आ जाती है। जब वो मायके आकर अपने पति को, अपने पिता को, जो उसके साथ पिछले 4-5 महीने में उसके सास, ससुर और पति के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था, उन सभी को वो अपने पिता को बताती है। और जब वो पिता सुनता है तो पिता सुनने के बाद उस मासूम की कोई हेल्प नहीं करता, बल्कि वो पिता भी उस 16 साल की मासूम को डांटना शुरू कर देता है, प्रताड़ित करना शुरू कर देता है कि मैंने तेरी शादी कर दी, मैंने तेरी शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, इसलिए कि तू वहीं पर रह सके, तेरा अब इस घर पर कोई अधिकार नहीं है, तेरा अब इस घर में कोई लेना देना नहीं है। वो तेरे सास ससुर है, तेरे को पूरी जिंदगी वहीं पर निकालनी है। वो चाहे तेरे को मारे, चाहे तेरे को पीटे, तेरे को वहीं पर रहना है, तेरा इस घर में कोई अधिकार नहीं है। और इस तरीके से प्रताड़ित कर कर उस मासूम को दोपहर के 2 बजे पिता अपने घर से निकाल देता है। दुखी हुई वो लड़की 2 बजे घर से निकल जाती है और उसी गांव में बैठ जाती है। शाम के 4 बजे तक वो इस आस से उस गांव में बैठी रहती है कि पता नहीं उसके पापा का फोन आ जाए कि आजा बेटी वापस घर पर, और या पता नहीं उसके सास, ससुर या पति किसी एक का फोन आ जाए। लेकिन शाम के 4 बजे तक ना तो सास का फोन आता, ना ससुर का फोन आता, ना उसके पिता का फोन आता, और ना ही पत्नी, उसके पति का फोन आता। हार थक कर वो मासूम सोच लेती है कि भाई अब तो किसी का फोन नहीं आया, और वो शहर की ओर जाना शुरू कर देती है। लगभग रात के 7:30 बजे के आसपास वो मासूम शहर में पहुंच जाती है। उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि वो पूरे दिन से कुछ खाई हुई नहीं होती है, उसके पास एक भी रुपए नहीं होता। अच्छे कपड़े पहनी हुई थी, दिखने में बहुत अच्छी दिख रही थी, बहुत सुंदर लड़की थी। तो इसलिए वो किसी से भी कुछ खाने के लिए सामान मांगती, या फिर किसी को बोलती कि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मेरे को कुछ खाना है, तो आप मेरे को कुछ रुपए दे दो। तो जब वो किसी से भी ऐसी डिमांड करती, तो उसकी लुक को देखकर हर कोई उसको मना कर देता कि नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। ना तो उसको कोई खाने के लिए कोई सामान दिलाता, और ना ही उसको कोई रुपए देता। इस तरीके से वो बेचारी बहुत दुखी हो रही थी। रात के लगभग 9, 9:30 बज गए थे। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था किसी भी तरीके से। आखिरकार एक आदमी आता है और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैं पूरे दिन से बहुत ज़्यादा भूखी हूँ और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, तो आप प्लीज़ मेरे को या तो कुछ खाने के लिए दिला दो, या मेरे को कुछ रुपए दे दो जिससे कि मैं कुछ खा लूँ। वो आदमी बोलता है कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं खाना, आप मेरे साथ घर पर चलो और मैं आपको घर पर ले जाकर घर का खाना खिलाता हूँ, और आपकी मैं और भी हेल्प करूँगा। बेचारी उस मासूम के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसको पता था कि ना तो अब मेरे पास रहने के लिए मायके में कोई घर है, और ना ही मेरे पास रुकने के लिए ससुराल में कोई घर है, और ना ही मेरे पास कोई रुपए। यहाँ पर मैं रात में पूरी रात भर रोड पर भूखी लेटूंगी, इसकी बजाय मैं इस आदमी के साथ जाती हूँ, वहाँ पर मेरे को पेट भर के खाना मिलेगा, और ये मेरी हेल्प करने के लिए भी बोल रहा है, पता नहीं मेरी हेल्प हो जाए। वो उस आदमी के साथ बैठकर और उसके घर पर चली जाती है। वो आदमी उसको बहुत अच्छा खाना खिलाता है, और उसकी जो भी ज़रूरतें होती हैं सारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। रात के लगभग 11, 11:30 बज गए थे। लड़की के पास रहने के लिए कोई ना तो मायके में घर था, ना ससुराल में घर था, ना कोई रुपए थे। तो वो सोच रही थी कि आज रात मेरी यहीं निकल जाए, कल तो फिर मैं कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढ लूँगी। दूसरी साइड उस आदमी को उसकी पूरी पूरी कहानी के बारे में पता चल गया था कि इस लड़की के साथ ऐसी स्थिति हो रही है, तो क्यों ना इस स्थिति के में मौके का फ़ायदा उठाया जाए। वो आदमी डिसीजन ले लेता है कि अब मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा, क्योंकि इस लड़की के पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है और आने जाने के लिए एक भी रुपए नहीं है। वो उस लड़की को रात को वहीं रुकने के लिए कहता है। वो लड़की वहां पर रुक जाती है, क्योंकि उस बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। पूरी रात भर वो आदमी उस लड़की के साथ रेप करता है, और वो मासूम लड़की उस रेप को सहती रहती है, उसका विरोध नहीं करती, क्योंकि उसको डर था कि यदि मैं विरोध करूंगी तो ये रात में मेरे को घर से बाहर निकाल देगा, मेरे पास ना तो एक रुपए ना रहने के लिए घर है।
और पूरी रात उसका शोषण सहती रहती है और वो आदमी उसके साथ शोषण करता रहता है। सुबह उठती है और वो उस घर से बाहर निकलती है। घर से बाहर निकलने के बाद में वो जिस भी इंसान से हेल्प मांगती है, उस लड़की का किस्मत इतना खराब था कि वो जिस भी इंसान से हेल्प मांगती है, हर एक इंसान उसका पहले शोषण करता है और उसकी कोई सहायता नहीं करता। हार थक कर वो पुलिस थाने पहुंच जाती है। पुलिस थाने में जाकर अपने साथ जो पिछले लंबे समय से ये घटनाएं घटित हो रही थी, अपने मायके की घटना, अपने ससुराल की घटना और पिछले 15-20 दिन के अंदर जिन जिन लोगों ने उसके साथ शोषण किया है, इन सारी बातों को वो पुलिस थाने में बताती है। पुलिस थाने वाले उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं करते, उसको डांट कर, फटकार कर और वापस भेज देते हैं। उसके बाद में वो फिर वापस शहर में आ जाती है। फिर वो जिन जिन लोगों से हेल्प मांगती है, हर इंसान केवल और केवल उसका शोषण करता है। और इस तरीके से पिछले 6 महीने के अंदर अंदर उस मासूम के साथ टोटल 400 बार रेप हो चुका होता है। 6 महीने में टोटल 400 बार रेप। उसके बाद में फिर से वो अंतिम आस लगाकर और फिर एक बार वो थाने में पहुंचती है। थाने में जाती है, एक कांस्टेबल को वो अपनी सारी सारी घटना बताती है। कांस्टेबल विश्वास दिलाता है कि मैं अब तेरी हेल्प करूंगा। जब वो कांस्टेबल उसकी पूरी की पूरी कहानी को सुनता है जो उसके साथ पिछले 7-8 महीने से घटित हो रही थी, ये सुनकर वो कांस्टेबल भी उसका शोषण करता है, उसकी कोई किसी तरीके से हेल्प नहीं करता। जब वो कांस्टेबल भी उस मासूम का शोषण करता है तो उस मासूम का पुलिस से भी विश्वास हट जाता है। आखिरकार उसके साथ अब ये शोषण होने का जो सिलसिला था, अत्याचार सहने का जो सिलसिला था, वो जारी रहता है। आखिरकार उस मासूम के जिंदगी में एक बहुत ही सज्जन शख्स की एंट्री होती है। वो उस सज्जन इंसान को अपने साथ पिछले जो 8-9 महीने से जो घटनाएं घटित हो रही थी उन सभी के बारे में बताती है। जब वो आदमी, सज्जन आदमी, उसकी बातों को सुनता है तो वो उसका एक परिचित आईपीएस ऑफिसर था जो उसका बहुत ज्यादा जानकार था, जिनका नाम है राजा राम स्वामी। तो वो सज्जन राजा राम स्वामी जो आईपीएस ऑफिसर था, उनको इस लड़की की सारी सारी कहानी बताता है। राजा राम स्वामी जब इस कहानी को सुनते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो तुरंत उस लड़की को बुलाते हैं और उस लड़की के मुख से वो सारी सारी कहानी सुनते हैं जो उसके साथ पिछले 7-8 महीने से घटित हो रही थी। उसके बाद में राजा राम स्वामी जो आईपीएस ऑफिसर थे, वो उसको विश्वास दिलाते हैं कि अब तेरे साथ आगे कोई अन्याय नहीं होगा, मैं तेरे को न्याय दिलाऊंगा। और वो आईपीएस ऑफिसर एफआईआर दर्ज करवाते हैं और उस कांस्टेबल को लाइन हाजिर करते हैं, जिस कांस्टेबल ने उसको मदद करने की बजाय उसका शोषण किया था। और कई धाराओं के तहत उसके पिता, उसके सास, उसके ससुर और उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और जिन जिन लोगों ने पिछले 6 महीनों में उस मासूम के साथ यौन शोषण किया था, उन सभी की लिस्ट निकाली जाती है। अब फिलहाल में ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। जब उस मासूम लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उस मेडिकल रिपोर्ट में भी ये सारी चीजें पता चल जाती हैं कि इस लड़की के साथ पिछले 6 महीने से बहुत सारी बार यौन शोषण हो चुका है और फिलहाल में ये लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है। फिलहाल में इस लड़की का जो मुकदमा है कोर्ट में चल रहा है। आगे क्या होता है ये सारा किस्मत पर है और जज पर है। तो यहाँ पर ये जो मैं घटना सुनाया हूँ बिल्कुल सच्ची घटना है और इसमें मेरा केवल उद्देश्य यही था कि समाज में कितने गंदे लोग हैं, सास ससुर, पति, पिता, जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वो सबसे बड़े दगेबाज निकल जाते हैं, वो सबसे बड़े धोखेबाज निकल जाते हैं, तो हम दूसरों पर क्या आस कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी से केवल रिक्वेस्ट यही है कि यदि आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो किसी को आप ठेस भी मत पहुंचाओ। इसी तरीके की आप और भी घटना सुनना चाहते हो, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो।